हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें मिलते हैं आपको रोज सुबह 6 बजे कुछ नया कुछ खास फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हम लेकर आए हैं लाइट के कंप्लीट फॉर्मूले, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाता है फिजिक्स का। आपको पता है लाइट में बहुत फॉर्मूले हैं और लाइट में किस तरह से साइन कन्वेंशन का रोल लगता है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आज मैं आपको ट्रिक के जरिए सारी चीजें याद करवा दूंगा। कंप्लीट फॉर्मूले, वो चाहे मिरर के हों, चाहे लेंस के हों या पावर के हों, सब कुछ आपका रिवीजन आज इसी वीडियो में होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज चुके हैं 6, स्कूल जाने से पहले हमारा ये रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम लाइट की स्टार्टिंग करते हैं तो लाइट में पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर को हिट करती है तो सेम एंगल बनाते हुए उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहां पर आपने पढ़ा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जितना एंगल यहां पर बन रहा होगा, सपोज दैट अगर यहां पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो यहां का एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये रूल में आता है, आपने रूल पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आई इक्वल हो जाता है एंगल आर के। ये सभी को आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये नोट में छपी हुई है। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ना, तो बोर्ड एग्जाम कैसे क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से देखना। बोर्ड एग्जाम कहेगा कि अगर इसका एंगल 10 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ एंगल आर कितना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। आइए मैं आपको सिखाता हूं 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर। अगर इसका एंगल बेटा 10 है तो बगल वाले का एंगल, जो एंगल आर बनेगा सरफेस के साथ बेटा, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, वैसे ही सरफेस के साथ जो एंगल आई बनता है वो भी इक्वल हो जाएगा सरफेस के साथ जो आर बनता है उसके। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है कि एंगल आई विथ सरफेस इज इक्वल टू एंगल आर विथ सरफेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अगर ये दोनों एंगल कितने के हो गए, दोनों एंगल 20 के हो गए, तो ऊपर वाले एंगल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि बचा हुआ एंगल कितना होता है बताओ, ये सरफेस के साथ कितना बनाएगा, नॉर्मल लाइन इस सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाती है, सभी बच्चों को पता होगा 90 का एंगल बनाती है। और यहां पर भी नॉर्मल लाइन इसके साथ कितने का एंगल बनाएगी, सभी बच्चों को पता होगा 90 का एंगल बनाएगी। 10 का एंगल बना चुकी है, तो ऊपर कितना बचा होगा जल्दी से बता दो। सभी बच्चे जल्दी बताएं। तो ऊपर बचा होगा 80, तो 80 अगर ये हो गया तो बेटा 80 ये भी हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो सरफेस के साथ एंगल दे देता है और कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है ये सरफेस बराबर हो जाएगा ये सरफेस के, और साथ ही साथ नॉर्मल लाइन जो सरफेस के साथ एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, सब बच्चों को पता होगा 90 डिग्री का बनाती है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये चीज बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन है, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर बच्चों को पूरा का पूरा चैप्टर देखना है तो मैंने टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, क्वेश्चन बताया है किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। हाँ, इसकी कंप्लीट नोट्स में घबराने वाली बात नहीं है, कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सब फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, हैंड रिटन में लिखे हुए हैं, केवल और केवल आप बच्चे सभी को डाउनलोड कर लेना है। चलो आ जाओ, सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। सेकंड फार्मूला आता है आपका, रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। अगर मैं एक मिरर की बात करता हूं, आपको पता है स्फेरिकल मिरर होता है, सर्कल फॉर्म में होता है। अगर मैं एक मिरर की बात करता हूं, ध्यान देना, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपको पता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी आर कहते हैं। सभी बच्चों को पता है क्या, हाँ सभी को पता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कौन होता है, फोकल होता, फोकस सॉरी फोकस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। और इसी प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कह देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये आर जो है, ये जो आर है और ये जो एफ है, क्या ये एफ इस आर का आधा है क्या, हाँ बिल्कुल, ये हाफ हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। क्या ये बातें क्लियर है क्या, जल्दी से देख लो। फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल टू आर अपॉन टू, क्योंकि जो एफ है वो आर का हाफ है। सभी बच्चों को सामने समझ में आ रहा होगा, मैंने डायग्राम के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन किया। क्या ये बातें क्लियर है क्या। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से करेंगे, नोट सबको देंगे, पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, केवल डाउनलोड कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं फार्मूला बताने वाला हूं। सभी बच्चों को फार्मूला तो पता होता है,
कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/uv। और जहां पर आपको पता है कि f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन बच्चों यहां पर आपको पता है कि दो तरीके के हमारे पास मिरर्स होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर होता है और एक तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। बात यह है कि साइन कन्वेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैंने लिख दिया है, कुछ नहीं करना है, याद नहीं रखना है, केवल समझना है। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं फॉर कॉनकेव मिरर की, जल्दी 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 समझे, अगर मैं बात करता हूं फॉर कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव में सब कुछ निगेटिव होगा, कॉनकेव में सब कुछ निगेटिव होगा बेटा, केवल एक कंडीशन है जो पॉजिटिव को बताती है, जरा ध्यान से देख लो इस कंडीशन को और स्टार लगा लो। जब इमेज फॉर्मेशन होगा और इमेज वर्चुअली फॉर्म में बन रही होगी, फॉर किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो वहां पर v कैसा हो जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी चाहे f हो वो भी निगेटिव होगा। v अगर रियल बन रही है, अगर इमेज रियल बन रही है तो निगेटिव, और u तो हमेशा निगेटिव होता है, वो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे जो मिरर हो, चाहे जो लेंस हो, सभी में क्या होगा, u हमेशा निगेटिव होता है। ये शॉर्टकट था जिसे मैंने बताया। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि फॉर कॉनकेव के लिए जब v वर्चुअल बन रहा होता है तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो सभी बच्चों को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, f पॉजिटिव हो जाता है, और अगर रियल इमेज बन रही है तो वो भी पॉजिटिव होगी। और बेटा u तो मैंने अभी अभी बताया कि सब में निगेटिव होता है। यहां पर स्टार यहां पे लगाना है बेटा, कि यहां पर जो वर्चुअल इमेज बन रही है ना, वो निगेटिव वाली वर्चुअल इमेज बन रही है, जबकि यहां पर पॉजिटिव वाली वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, सामने बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और यहां पर मैंने फार्मूला लिख दिया। जब आप फार्मूला पुट करेंगे तो इस साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ही बच्चे गलत करते हैं और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखने वाले हैं फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? मैग्निफिकेशन को हम एम यानी कि स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल एन एम इसका क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। सब बच्चों को पता है कि मैग्निफिकेशन दो तरीके से देखी जा सकती है, एक तो हाइट के लिए, एक तो डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए जब हम देखेंगे तो v और u के लिए देखेंगे, यानी इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम देख सकते हैं। फोकल लेंथ यहां पर नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस, जरूर याद रखना बेटा यहां पर माइनस लगा हुआ है, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u हो जाता है। सब बच्चों को पता है कि v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या ये बातें क्लियर हैं क्या? बहुत ही सिंपल बातें हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं क्या? तो आ जाओ नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, जहां पर हम हाइट की बात कर रहे हैं। m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, hi का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर हाइट की हम बात करते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, ध्यान देना। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ho की बात करता हूं, तो ho तो देखो सब बच्चों को पता होगा कि हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है सर? क्योंकि बेटा जब मैं हाइट की बात करता हूं तो ho हमेशा, ho ऐसे रखते हैं, देखो ऐसे, हमेशा ho ऐसे रखा जाता है। इसीलिए ये जो ऊपर की तरफ से सिंबल दिखा रहा है, जो ये तीर बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है ना, एरो बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब मैं hi की बात करता हूं, इमेज की बात करता हूं, तो ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मैं एक लाइन खींचूं, जरा ध्यान से देखना, जैसे मैंने कह दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जरा ध्यान दे दो, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऊपर ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सब बच्चों को पता है ये ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। लेकिन अगर इमेज बन रही है, तो अगर इमेज नीचे की तरफ ऐसे लटकी हुई बन रही है, उल्टा बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो हमेशा निगेटिव, ये कैसी रहेगी, निगेटिव होगी। लेकिन अगर इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, ऐसे इमेज बन रही है, अगर इमेज भी ऐसे बन रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि कब पॉजिटिव होगी और कब निगेटिव होगी, इसके लिए आपको इमेज देखना पड़ेगा। इमेज अगर आपको आती है तो आपको पता होगा कि कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव। अगर इमेज नीचे की तरफ है तो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। अगर इमेज ऊपर की तरफ बन रही है तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको आप बढ़िया तरीके से बना लेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको सिखाया यहां पर कि कैसे हम डिस्टेंस के फॉर्मूले लगाते हैं मैग्निफिकेशन के, और मैंने आपको बताया कि कैसे हम हाइट के फॉर्मूले लगाते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। क्या ये बातें क्लियर है क्या? क्या ये बातें क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अगर ये बातें क्लियर हैं
तो अगला फार्मूला हम टॉपिक नंबर सेकंड में मूव कर रहे हैं। टॉपिक नंबर सेकंड किसका है बताओ? रिफ्रैक्शन का है। अब हम रिफ्रैक्शन में आ चुके हैं, जल्दी से रिफ्रैक्शन के फार्मूले देखें। मैं 1 मिनट में इसको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है? जल्दी जल्दी देख लो। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। और रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में सभी बच्चों को पता है कि यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हम रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। यहां पर मैंने मेंशन किया है कि मीडियम नंबर पहला हो जाएगा, ये मीडियम नंबर पहला हो जाएगा और ये मीडियम नंबर सेकंड हो जाएगा। ये मीडियम नंबर पहला हो गया, ये मीडियम नंबर सेकंड हो गया। लाइट मीडियम नंबर पहले से मीडियम नंबर सेकंड में आ रही है तो कुछ उसका बिहेवियर हमें देखना है, जरा ध्यान से देखना। ये इंसिडेंट रे थी, मीडियम 1 में थी, मीडियम 2 में आई। दो कंडीशन इसके साथ हो सकती हैं। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक नॉर्मल लाइन खींच दूं, ये सब बच्चों को दिख रही होगी कि नॉर्मल लाइन है, तो इसकी दो कंडीशन है। या तो लाइट नॉर्मल लाइन से दूर भागेगी, कंडीशन नंबर पहली, या तो लाइट नॉर्मल लाइन के पास आएगी, कंडीशन नंबर सेकंड। ये हो जाती है कंडीशन नंबर बच्चों सेकंड। तो पहली कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई। और ये डिपेंड करता है कि पहला मीडियम कौन सा है, दूसरा मीडियम कौन सा है। आपने डेंसर और रेयर ये मीडियम पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा बेटा, मैंने पूरे वीडियो अपलोड किए हैं। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो केवल टॉपिक वाइज वीडियो देख लो, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं आता कि डेंसर क्या है, रेयर क्या है, तो जाइए देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट दे दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा होगा कंप्लीट क्लास 10th का कोर्स। देखेंगे जब आप तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। क्या ये बातें क्लियर है क्या कि जब लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो होता क्या है? या तो वो नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी या तो नॉर्मल लाइन के पास आएगी। कब दूर जाएगी कब पास आएगी, ध्यान से देखना। अगर कोई आदमी दौड़ रहा हो तो पहले भीड़ में दौड़ रहा हो और अचानक से उसे खुला मैदान मिल जाता है तो तेजी से दौड़ना स्टार्ट करता है। तेजी से दौड़ता तो भागता है, वो दिखता नहीं है फिर। तो यानी यहां पर भी होगा, अगर पहला मीडियम ऐसा हो, मान लो अगर पहला मीडियम कॉम्प्लेक्स है, अगर पहला मीडियम क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, तो आज जब लाइट भाग रही थी तो उसकी स्पीड स्लो थी। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल मीडियम में लाइट आएगी तो लाइट अचानक से भागना स्टार्ट करेगी, तो नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी। नॉर्मल लाइन से क्या जाएगी बेटा? नॉर्मल लाइन से दूर चली जाएगी। तो बताओ फिर ये कॉम्प्लेक्स मीडियम रेयर है कि डेंसर, और ये सिंपल मीडियम डेंसर है कि रेयर? जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? दूसरी कंडीशन ये है कि कब नॉर्मल लाइन के नजदीक आएगी। तो बेटा पहले लाइट खुले मैदान में भाग रही थी तो तेजी से भाग रही थी, अचानक से वो ऐसे मैदान में गई, यानी ऐसी फील्ड में गई जहां पर बहुत भीड़ थी, तो लाइट की स्पीड अचानक से गिरेगी। तो जब लाइट की स्पीड गिरेगी तो लाइट गिरने लगेगी किसकी तरफ? लाइट गिरने लगेगी नॉर्मल लाइन की तरफ। तो ये रिवीजन आपका हो गया कि कब लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है और कब नॉर्मल की तरफ होती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां से एक रूल निकल के आता है जो कि आपके रिफ्रैक्शन का है, और स्नेल लॉ भी से हम कहते हैं n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। n क्या है? n यहां पर कांस्टेंट हो जाता है। सभी बच्चों को पता होगा कि n कांस्टेंट हो जाता है, यानी n की वैल्यू पहले से फिक्स होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट n की वैल्यू मैंने सामने रख दी है। जैसे कि मैं बात करता हूं एयर की, एयर का कितना होता है बेटा? n होता है 1.0003। और इसी तरह मैं बात करता हूं आइस की तो 1.31, अगर वाटर की बात करता हूं 1.33, अल्कोहल की बात करता हूं 1.36। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। और इसी को मैं आगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह देता हूं, इसी को मैं आगे क्या कह देता हूं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह देता हूं। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो बेटा है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ये भी कांस्टेंट होता है, n की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं। दो मैं फार्मूले बताऊंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, एक तो स्पीड के साथ इसका रिलेशन और एक तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा और अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे चीजों को। जब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो मैं n कांस्टेंट की बात करता हूं। इसे मैं या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, या तो इसको मैं n लिख सकता हूं, या फिर और करके मैं इसको म्यू भी लिख सकता हूं। इसको मैं इन दोनों सिंबल से इंडिकेट करता हूं। यहां पर मैंने म्यू से इंडिकेट किया है, यानी इसको आप n भी लिख सकते हैं, इसे आप म्यू भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। म्यू कैसे बनता है? ऐसे बनाओ, ऐसे करके ऐसे बना दो, म्यू बन गया। यहां पर लिखा हुआ है 1μ2। अब बात यह है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हमेशा हम मीडियम की कंपेयर करते हैं, और कंपेयर हमेशा करते हैं पहले वाले की कंपेयर करते हैं दूसरे वाले के साथ, यानी सॉरी दूसरे वाले की कंपेयर करते हैं पहले वाले के साथ, कि पहले वो कैसा था अब वो कैसा हो गया। जैसे पहले लाइट आ रही थी तो अब लाइट किधर की तरफ बेंड हुई, तो हम इसकी कंपेयर कर लेंगे पहले वाले के साथ। जरा ध्यान से देखना, अगर फार्मूला बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा 1μ2, ऊपर हम लिखेंगे μ2 अपॉन μ1। ध्यान देना, μ2 अपॉन μ1 डायरेक्ट वो देगा।
क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल मैंने सेट कर रखे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला एग्जांपल ये है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा फॉर ग्लास एंड वाटर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ। अब आपको ग्लास का दे दिया, वाटर का पूछ लिया, कुछ भी वो देगा, ऑप्शन आपको देगा, तो आपको ग्लास एंड वाटर के लिए बनाना है। सॉरी सॉरी, ठीक है। अगर आपको ग्लास और वाटर के लिए बनाना है तो आपको पता है कि ग्लास पहला मीडियम हो गया, वाटर दूसरा मीडियम हो गया। दूसरे को ऊपर रख दो, पहले को नीचे रख दो। देख लो, हमने ग्लास को ऊपर रख दिया और दूसरे वाले को हमने क्या कर दिया, यहां पर आप सही कर लें इस चीज को, यहां पर आप सही करेंगे। सॉरी सॉरी, ठीक है, ये पहला मीडियम, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने पहला मीडियम माना है, इसको हमने दूसरा मीडियम माना है। तो पहले मीडियम को हमने यहां लिखा, दूसरे मीडियम को हमने यहां लिखा, दूसरे को हमने यहां पे लिख दिया, पहले को हमने यहां पे लिख दिया। क्या ये फार्मूला जनरेट हुआ? क्या आपको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, तो इस फार्मूले को देखते हैं, फॉर वाटर एंड ग्लास। अब मैं बता रहा हूं ना कि मैं किसको पहला मान रहा हूं। देखो, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं ग्लास को क्या मान रहा हूं, ग्लास को मैं पहला मान रहा हूं, और इसको मैं क्या मान रहा हूं, इसको मैं दूसरा मान रहा हूं। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूं दूसरे पहले वाले की दूसरे वाले के साथ, पहले वाले की दूसरे वाले के साथ, इसमें भी पहले वाले की दूसरे वाले के साथ कर रहा हूं। यानी मुझे बनाना है जी म्यू डब्ल्यू। अब जी क्या है, ये आपको पता है कि पहला वाला था, और ये क्या है, ये दूसरा वाला था। तो दूसरे वाले को ऊपर कर दो, पहले वाले को नीचे कर दो। आपको फार्मूले में ही पता था कि 1 म्यू 2 होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी उल्टा होता है, 2 को पहले करना है, 1 को नीचे करना है। इसी तरह हम यहां पे कर रहे हैं कि हम मीडियम को 2 मान रहे हैं, इसको हम 1 मान रहे हैं, तो हमने 2 को पहले लिखा और 1 को इस तरह लिख दिया। अब ये कैसे पता चलेगा, जब वो कंपेयर करेगा आपको खुद पता चल जाएगा कंपेयर किसके साथ कर रहा है। बेटे, पहले मीडियम की कंपेयर होती है हमेशा। जैसे मान लो कोई लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हमेशा वो दूसरे मीडियम की कंपेयर करेगा पहले मीडियम के साथ। तो दूसरे मीडियम को पहले रखो, पहले मीडियम को नीचे रख दो, इस तरह से। जैसे यहां पर कंपेयर हो रही है किसकी, यहां पर कंपेयर हो रही है वाटर की ग्लास के साथ, यानी ग्लास पहला मीडियम हो गया। यहां पर कंपेयर हो रही है ग्लास की वाटर के साथ, यानी वाटर क्या हो गया, पहला मीडियम हो गया। जिसके साथ कंपेयर करे उसका साथ पहला मीडियम कर दिया करो, सीधे। ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ पड़ जाता है। अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ना है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से ये लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है और नॉर्मल की तरफ आती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वीडियोस आप हमारे लेक्चर्स में जाकर या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलो आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे पूछे गए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। हाँ, स्कूल जाने में आपको देर हो रही है, जल्दी से रिवाइज करेंगे बेटा। चैप्टर बहुत बड़ा है, आप सबको पता है चैप्टर बहुत बड़ा है। मुझे पता है कि आपको स्कूल जाना है, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी आपको तैयार भी होना है, लेकिन जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। आइए, थोड़ा सा समय, बस 5 मिनट, और 5 मिनट में पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग, आइए बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट की। यानी हम कंपेयर करेंगे यहां पर स्पीड ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्ट, इसका होता क्या है, म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और अपॉन में रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की आप कंपेयर करना चाहते हैं। और किसके साथ करेंगे आप, वैक्यूम या एयर के साथ करेंगे। इसीलिए फार्मूला जनरेट होकर आता है म्यू, म्यू मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सी मतलब वैक्यूम या एयर की स्पीड ऑफ लाइट, और वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या ये बातें समझ में आई क्या, कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी कैसे आया, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो, देखो आ जाओ। अगर 2 फार्मूले मैंने जनरेट किए हैं, जैसा कि आपसे कहा कि एयर, और यहां पर बात कर रहा है किसकी, यहां पर बात कर रहा है ग्लास की। अब जरा ध्यान देना, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, तो यहां पर दूसरे वाले को पहले में ना कर देना। यहां पर ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हम लोग दूसरे वाले को टॉप में रखते हैं और पहले वाले को नीचे अपॉन में रखते हैं, लेकिन यहां पर हम रिलेशन देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट की, और हमेशा स्पीड ऑफ लाइट में पहले मीडियम को ऊपर रखा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो मैं डायरेक्ट एयर को हमेशा ऊपर रखूंगा, और या तो अगर इस एग्जांपल में आ गया तो ये पहला हो जाएगा, तो मैं ग्लास को ऊपर रखूंगा। ये विशेष बातें थी जो मैंने आपको बताया। यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, बच्चे यहां पर भी ऊपर और नीचे करके आते हैं। याद रखिएगा बेटा कि आपसे जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछे तब आप दूसरे मीडियम को ऊपर रखेंगे, पहले मीडियम को नीचे रखेंगे। लेकिन जब आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ ले बच्चों, तो स्पीड ऑफ लाइट में ध्यान दीजिएगा, पहले मीडियम को ऊपर और दूसरे मीडियम को नीचे। ये विशेष बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं बहुत सारी चीजों की, जहां से आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं।
और यही रीजन है कि आप सीखते नहीं है कॉन्सेप्ट को। आपने अब ये तो बेटा रिवीजन है, मैं केवल फार्मूले रिवाइज कर रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। जाकर देख लेना रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, कब क्या होता है। अगर नहीं आता जाके वीडियो देखो, 15-20 मिनट और जाएगा, जब स्कूल से आना तब देख लेना। अभी स्कूल जाने की देरी है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले के साथ बढ़ते हैं। और अब हम लेंस फार्मूले में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं बच्चों? लेंस फार्मूले में। जैसा कि आपने मिरर में पढ़ा, मिरर में आपने क्या पढ़ा? मिरर में आपने पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर केवल एक चीज आपको करना है कि प्लस की जगह आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। और जैसे आप माइनस करेंगे तो लेंस के फार्मूले का डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। सभी बच्चों को पता है कि f है फोकल लेंथ की डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ की डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और v है इमेज की डिस्टेंस। सभी बच्चों को पता होगा, लाइट चैप्टर पढ़ के रखा है सबने। बात यह है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो यहां पे छिपा हुआ है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन पर जोर दिया। जरा ध्यान से देखें, u तो मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों कि u सब में निगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, सभी में निगेटिव होता है। रीजन ये होता है कि u से ही लाइट निकलती है, और लाइट की डायरेक्शन u की तरफ क्या होती है? अपोजिट होती है। और अपोजिट होने के कारण हम लोग कह देते हैं कि जो u है वो हमेशा निगेटिव होगा। नहीं समझ में आ रहा है? डिटेल में वीडियो देख लो। आ जाओ बात करते हैं f की। ध्यान देना, अगर मैं f की बात करता हूं किसके लिए? किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स में हमेशा f पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। याद करो, बताया था, सिखाया था। पूरा साइन कन्वेंशन का रूल देखना है, वीडियो पढ़े हैं देख लेना। बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सिखाया है कि क्यों पॉजिटिव होगा और क्यों निगेटिव होगा। यहां पर आप फार्मूला रिवाइज करने आए हैं, मैं इतना रिवाइज करा दे रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात है। चलो आ जाओ बात करते हैं एफ की। तो अगर मैं बात करता हूं किसके लिए? अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव के लिए, तो बेटा कॉनकेव के लिए जो एफ है वो निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए जो एफ है वो पॉजिटिव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। ओके ठीक है। और अगर वी रियल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा किसके लिए होता है? कॉन्वेक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चा? कॉन्वेक्स के लिए होता है। और कॉन्वेक्स में जब वर्चुअली इमेज बनती हैं, जब वर्चुअली इमेज बनती हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। सब बच्चों को पता होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि लेंस का फार्मूला क्या है, उसके साइन कन्वेंशन क्या है। बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और बढ़िया तरीके से आपने समझा, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस के फार्मूले। दो फार्मूले हैं, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 100/f। अगर मीटर में दिया हो, अगर मीटर में f दिया हो तो बताओ कौन सा लगाओगे? P इक्वल टू 1/f। और अगर f सेंटीमीटर में दिया हो तो लगाएंगे आप P इक्वल टू 100/f। ये विशेष बातें हैं। अब सेंटीमीटर में इसको लगा के चले आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मीटर में इसको लगा के चले आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान देना, मीटर में है तो कुछ नहीं लगाना, सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 लगा देना है। फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। यानी पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट सीखना है जाके देख लो वीडियो। ओके ठीक है। हम बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे है? क्वेश्चन आपको देगा, कहेगा एक मिरर की पावर इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है। सपोज दैट पहले वाले की 2 है, तीसरे दूसरे वाले की 3 है, और इसकी फिर से 2 है। पूछेगा टोटल पावर ऑफ मिरर्स कितनी हो जाएगी, तो आपको फार्मूला लगा देना है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे n टाइम, जितना दे रहे उतना लगा दो। यहां पर 3 बार दिया, सबको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो 7 हो जाएगी पावर, इसकी हो जाएगी। बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? जल्दी से बता दो। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, डायोप्टर होती है। क्या ये रिवीजन आपको बढ़िया लगा? क्या ये लास्ट फार्मूला था? और अब हम आपको बोलेंगे थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए टॉपिक के साथ। बेहतरीन टॉपिक डिजाइन करेंगे। हो सकता है कि एक दिन वीडियो ना आए, वैसे हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में सभी वीडियो डालें, लेकिन हो सकता है कि वीकली आपको 3 ही वीडियो मिले, लेकिन बेटा पावरफुल वीडियो मिलेंगे, पावरफुल रिवीजन। जो भी आप पढ़ेंगे मजा करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसे चीजों को जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिनमें बच्चे नोट्स बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, नहीं बना पाते। हम ऐसे टॉपिक को टारगेट करते हैं ताकि बच्चों की मेहनत बचे। आप केवल यहां पर आए, वीडियो देखें, रिवीजन करें, चले जाए। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे कल नए लेक्चर के साथ। बाय टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है।